Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। चर्चा करें थे हम प्रश्नावली 8 की क्लास 10 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। एग्जाम्पल्स हो गए थे और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो हमने 1 से लेकर 23 तक यानी 1 to 23 कर लिए थे। आज अपन उससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। एक 12 मीटर हाइट का वृक्ष है, पेड़ है, और वो तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ यह शीर्ष 60 डिग्री का यानी कि 60 डिग्री का कोण भी बनाता है। ज्ञात करना है कि तेज हवा के साथ जो वृक्ष टूटा है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा है। तो देखिए 12 मीटर हाइट का एक ऊंचा वृक्ष। तो देखिए मान लीजिए यह ए बी 12 मीटर हाइट का एक वृक्ष है। यह ए बी 12 मीटर ऊंचाई का एक वृक्ष है और मान लीजिए यहां बिंदु सी से ये ब्रेक हो गया यानी टूट गया और टूट करके ये जो सी से ऊपर वाला हिस्सा है सी ये इस प्रकार लटकेगा। तो ये नीचे ऐसे लटक गया और लटक करके आपको पता है वृक्ष जमीन पे ही होता है, तो ये यहाँ पर ये नीचे क्या हो गई जमीन, और इस प्रकार टूट करके ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये टूट करके ऐसे जमीन को छूने लगता है। यानी कि एक तरह से ये ए है, वही जो इसका क्या है शीर्ष वृक्ष का वही कहा गया इसके नीचे यानी कि जमीन के ऊपर आ गया जो कि छू रहा है। हालांकि इसको अपन ए नाम नहीं देंगे, गणितीय चित्र अनुसार इसको नाम अपने को बदलना पड़ेगा डी, लेकिन ये पॉइंट डी और पॉइंट ए एक तरह से संपाती मान सकते हैं, एक ही है। कहने का मतलब सी ए और सी डी दोनों भुजाएं क्या है बराबर है, क्योंकि ये हिस्सा ही लटक करके नीचे गिरा है, ये हिस्सा लटक के नीचे आया है। अब ये हिस्सा नीचे जमीन पे लटक गया, जमीन को छूने लग गया और कितना कोण बनाता है 60 डिग्री का। प्रश्न ये है आपको ये बताना है कि जमीन से उस बिंदु की ऊंचाई क्या है जहां से टूटा है। तो सी बिंदु से टूटा है, तो जमीन से यानी कि बिंदु बी से इस टूटे हुए हिस्से यानी जहां से टूटा है बिंदु सी, तो बिंदु बी से बिंदु सी की दूरी आपको ज्ञात करनी है, कितनी ऊंचाई पर ये टूटा है। तो इसको अपन क्या मान ले h, और यहां लिख देते हैं मान, ये अपना क्वेश्चन नंबर 24 लिख देंगे यहाँ पर। माना कि वृक्ष जमीन से h मीटर की ऊंचाई से टूटा है। यह हमने मान लिया कि माना कि वृक्ष जमीन से h मीटर की ऊंचाई पर टूटा है। अब देखिए अपने को इसका मान चाहिए, तो सबसे पहले तो एक चीज ये लिखिए कि AC और CD क्या है बराबर है। AC और CD क्या है बराबर है। दूसरी चीज यहां पर CB को हमने h मान लिया, तो AC का मान क्या होगा। तो देखिए पूरी AB कितनी है यानी टोटल वृक्ष की लेंथ बिफोर ब्रेकिंग। बिफोर ब्रेकिंग मतलब टूटने से पूर्व जो वृक्ष की ऊंचाई है वो है AB, कितनी है 12। टूटने से पूर्व वृक्ष की ऊंचाई कितनी है 12। तो अपने को AC का मान चाहिए, तो AC के लिए अपन एक काम करें, AC चाहिए तो पूरे AB में से अगर हम CB घटा दें तो AC बचेगा या नहीं, पूरे AB में से क्या घटा दें CB, तो क्या बच जाएगा AC। तो अपन क्या करेंगे पूरे AB में से
घटा देंगे सी बी। तो ए सी बराबर पूरा ए बी कितना है 12 माइनस सी बी कितना है एच। तो क्या आ जाएगा ए सी का मान 12 माइनस एच। अब देखिए ए सी और सी डी क्या है बराबर, दोनों का एक ही वैल्यू होगा 12 माइनस एच, क्योंकि ए सी है वही सी डी है, तो दोनों का मान भी क्या होगा समान होगा। अब यहां पर अपन देखें तो सी डी का मान, ए सी का मान भी 12 माइनस एच और सी डी का मान भी 12 माइनस एच। अब ए सी क्या है, ए सी अपने इस समकोण त्रिभुज में जो कि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो ए सी है ना वो इस त्रिभुज में त्रिभुज में इंक्लूडिंग पार्ट नहीं है, यानी त्रिभुज में सम्मिलित भाग नहीं है, तो अपन इसका यूज नहीं कर सकते। बट सी डी है वो तो त्रिभुज में शामिल है, तो अपन सी डी का यूज कर सकते हैं। तो देखिए अपन क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज बी सी डी में समकोण त्रिभुज बी सी डी में अपन देखें तो ये तो लंब है और ये कर्ण है। ध्यान दीजिए ये लंब ये कर्ण, लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है साइन का। तो यहां लिखूंगा मैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब सी बी कर्ण सी डी। साइन थीटा का मान कितना है यहाँ पर 60, सी बी का मान कितना है एच और सी डी का मान कितना है 12 माइनस एच। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा √3/2 बराबर एच अपॉन 12 माइनस एच। अगर वजह गुणा करें अपन तो क्या हो जाएगा, 2 को एच से गुणा करेंगे तो 2h बराबर √3 को गुणा किससे करेंगे 12 माइनस एच से, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2h बराबर √3 को 12 से गुणा करेंगे 12√3 माइनस √3 को h से गुणा करेंगे तो √3h। एच एच वाले पदों को अपन क्या कर लें एक पक्ष में, यानी कि स्थिति ये हो जाएगी 2h बराबर 2h और माइनस के √3h को अपन इधर ले आए, क्या हो जाएगा प्लस का √3h बराबर ये इधर आ गया, क्या बचा इधर 12√3, यहाँ बच गया 12√3। अब यहाँ पर इनको जोड़ तो सकते हैं नहीं, क्योंकि ये रूट का h है और ये विदाउट रूट h है, तो क्या करें h यहाँ पर क्या ले ले कॉमन, तो अपने यहाँ क्या बचेगा h से h डिवाइड 2 बच गया और यहाँ पर h से h डिवाइड √3 बच गया। तो फाइनली अपने पास बराबर के उधर जो है वो ऐसे कैसे आ गया 12/√3। ये 12 सेंटीमीटर इस वृक्ष की ऊंचाई थी। अब देखिए अब क्या करें, यहाँ से h का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा 12/√3 अपॉन h के गुणा में कौन है 2 + √3 कहाँ जाएगा भाग में। अब h इक्वल 12/√3 अपॉन 2 + √3, इसको क्या करते हैं हर का परिमेयकरण कर दें। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, अगर दो पद हो तो उनके बीच में यदि प्लस का चिन्ह हो तो उसे ऊपर नीचे माइनस से गुणा, माइनस का चिन्ह लगा के करो, और यदि माइनस का है तो प्लस का लगा के करो, और चिन्ह के दोनों ओर जो संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं पे कोई असर नहीं होगा, केवल चिन्ह बदलेगा और इसका परिमेयकरण हो जाएगा किसका डिनोमिनेटर यानी कि हर का। अब देखिए 2 - √3 अपॉन 2 - √3। अब देखिए h इक्वल तो यहां पर हो जाएगा 12/√3 और ये सिंगल पद है, गुणा में दोनों है तो एक पद माना जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह डबल पद, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में, और नीचे यहाँ पर क्या लग जाएगी बीजीय सर्व समीका a + b a - b क्या होती है a² - b²। मैं बता देता हूँ यहाँ पर, एक बार कल भी बताया था फिर से बता देते हैं, a + b a - b इक्वल होता है a² - b²। तो यहाँ पर a² यानी 2 का स्क्वायर और √3 यानी कि √3 का स्क्वायर। तो h इक्वल अब क्या करें 12√3 को गुणा करें 2 से, एक एक स्टेप आराम से समझ लो गलती नहीं हो। ये 12√3 इसको तो गुणा करेंगे 2 से, माइनस फिर से 12√3, अब की बार ये गुणा होगा किससे √3 से, माइनस का चिन्ह लिख चुके हैं, अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
√3 इंटू √3। तो h इक्वल क्या हो जाएगा, 2 को 12 से गुणा करेंगे 24, 24 √3। भाई सिंपल संख्या सिंपल से गुणा हो सकती है, एक तरह से ये भी तो गुणा में ही है, तो 12 दूनी 24 और ये √3 ऐसे कैसे, अंडर रूट की संख्या सिंपल संख्या से गुणा होगी नहीं, माइनस ये 12 ये भी तो गुणा में ही है, तो इंटू √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √9 आ जाएगा, अपॉन ये 4 माइनस √3 को √3 से करेंगे तो √9। अब देखिए h बराबर 24 √3 माइनस ये हो जाएगा 12 इंटू √9 का मान कितना होता है 3, और इसी प्रकार ये 4 माइनस √9 का मान 3। अब इसको आगे देखिए अपन, तो देखिए क्या हो जाएगा, h बराबर 24 √3 माइनस 12 तिये 36 अपॉन 4 में से 3 गया 1, h बराबर 24 √3 माइनस 36, एक का भाग देने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, h बराबर 24 इंटू √3 का मान होता है 1.732 माइनस 36, h बराबर, अब अपने पास है गुणा और माइनस, तो पहले गुणा है गुणा, यानी 1.732 को अपने को गुणा करना पड़ेगा किससे, 24 से। तो देखिए 24 से जब 1.732 को अपन गुणा करेंगे तो अपने पास गुणनफल प्राप्त होगा 41.568, कितना प्राप्त होगा 41.568, 41.568, इसको गुणा करने पर ये आ गया माइनस 36। अब ये बाकी मैं आपको बता देता हूं, 41.568 इसमें से घटाना है 36, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या है, पॉइंट है, पॉइंट से इधर जो संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या होती है, ये पूरा 41 है, जबकि पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है उसका वैल्यू 1 से भी काफी छोटा होता है, इसलिए इसको अपन ऐसे मानेंगे कि 36 तो यहाँ पर क्या है पूर्णांक में है, लेकिन यहाँ पर पॉइंटों में संख्या नहीं है, तो पूर्णांक के नीचे पूर्णांक संख्या, ये लो 36, आगे नहीं है तो पॉइंट 00 कर दो, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे पॉइंट 00 करने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए अब इसको घटाएंगे 8 6 5 और ये 5 और ये 0, तो h बराबर अपने पास आ जाएगा 5.568 मीटर, यह आ जाएगा 5.568 मीटर। अब देखो कई जगह या अपन देखें अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही देखें तो ये 5.549 दे रखा है, तो दशमलव के बाद में जो पॉइंटों में जो एक अंक का, भाई दशमलव के बाद में 2 अंकों तो आंसर सही माना जाता है, क्योंकि प्राय क्या होता है कैलकुलेटर से कंप्यूटर से जो कैलकुलेशन होती है उसमें क्या होती है डिफरेंट होता है, वो उसके आंसर में पॉइंटों में डिफरेंट हमेशा विभिन्नता चलती है, तो दशमलव के 2 अंकों तक सही है, आगे अगर 8 9 आ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये अपना आंसर ये भी सही है। अब देखिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है अपना 25, तो देखिए 25 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 में कह रहा है कि एक राजमार्ग है और वो एक मीनार के नीचे से गुजरता है, एक आदमी मीनार के शिखर पर बैठा है, खड़ा है, जो भी है, वहां से क्या करता है एक कार को देखता है, और वो कार क्या है, वो कार चली आ रही है किधर, मीनार की तरफ, लेकिन जब उसने फर्स्ट टाइम कार को देखा तो उस कार से उसकी खुद की जो आंख है उसका अवनमन कोण कितना था, 30 डिग्री था, कितना था 30 डिग्री। अब क्या होता है कि कार 6 सेकंड तक उस बिल्डिंग की ओर चलती है, कार 6 सेकंड तक उस बिल्डिंग की ओर चलती है, और जैसे ही कार 6 सेकंड तक उस बिल्डिंग की ओर चलती है तो 6 सेकंड के बाद में कार की जो स्थिति होती है उस स्थिति से अब मीनार पर खड़ा
वह व्यक्ति जब देखता है तो उसके आंख का जो अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है, 30 to 60। पहले 30 था, अब कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो बात यह है कि कार अब उस बिंदु से कार उस मीनार तक कितने समय में पहुंच जाएगी, ये अपना प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले बात है कि ये कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को मैं नाम दे देता हूं AB। मान लीजिए ये AB कोई बिल्डिंग है और एक जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो इसके नीचे से गुजरता है। तो मान लीजिए इस प्रकार से ये एक राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहा है CB, ये राष्ट्रीय राजमार्ग आ रहा है जो मीनार के नीचे से होकर जाता है। स्थिति क्या है, इस मीनार के शिखर पर यानी बिंदु A पर कोई व्यक्ति खड़ा है। वो व्यक्ति क्या करता है, एक कार को देखता है और वो कार क्या करती है, सीधे बिल्डिंग की तरफ गतिशील है। तो यहाँ पर देखिए अपन एक चीज और बता दो, इसमें उस कार की स्पीड है वो यूनिक है। यूनिक स्पीड मींस एक समान गति है, यानी ऐसा नहीं है कि कुछ क्षण तो कार तेज चलती है और अगले क्षण कार धीमी हो जाती है, ऐसा नहीं है। कार की जो गति है वो क्या है, एक समान है। तो देखिए यहां से कार स्थिति में देखें तो सबसे पहले वो व्यक्ति जो यहाँ बिल्डिंग के शीर्ष पे खड़ा है वो इस कार को देखता है बिंदु C पे। तो बिंदु C पे जब वो देखता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। तो आपको पता है क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो केवल किससे होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन से। जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसको केवल चित्र में शो किया जाता है। तो उसको अपन शो कर देते हैं, किधर करेंगे, जिधर आप, ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण, जिधर कर्ण बन रहा है उस कर्ण की ओर शीर्ष से अपन एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार से ये एक डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी और ये कहां तक करोगे, इसकी सिर तक कर दो लगभग। अब ये 30 डिग्री, तो ये मैंने एंगल ऑफ डिप्रेशन दर्शा दिया 30 डिग्री। इसके बाद में ये कह रहा है कि कार बिल्डिंग की ओर 6 सेकंड तक चली, एक समान गति से चल रही है। मान लीजिए कार अब कहां आ चुकी है, बिंदु D पर, और C से D तक पहुंचने में कार ने कितना समय लिया है, 6 सेकंड, 6 सेकंड का समय लिया है। अब शीर्ष से वो व्यक्ति देखता है कि कार की जो 6 सेकंड के बाद की स्थिति है बिंदु D पर, वहां से उसकी आंख का जो अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो यहां से अपन एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए भी इसको शो कर देंगे, कितना, 60 डिग्री। अब प्रश्न ये है कि इस बिंदु D से इस मीनार तक, इस बिंदु D से मीनार तक कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा। या फिर इसी प्रश्न को अपन ऐसे कह सकते हैं, पुराने पाठ्यक्रम में ये ऐसे ही था कि इस बिंदु D से कार तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए। यहाँ अपने को वर्तमान बुक में ये दे रखा है कि यहाँ से ये कार कितने समय बाद में इस बिल्डिंग के नीचे से पासिंग हो जाएगी, गुजर जाएगी। तो बिल्डिंग तक पहुंचना या बिल्डिंग के नीचे से गुजरना बात एक ही है, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे से गुजरेगी तो एक तरह से बिल्डिंग के पास पहुंचना हो गया। तो उसमें कितना समय लगेगा, यह समय अपने को निकालना है। तो इसमें कुछ चीजें अपने को माननी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले अपन इसमें मानते हैं, माना कि कार की जो यूनिक स्पीड है यानी एक समान गति, कार की जो एक समान गति है उसको अपन मान लेते हैं v मीटर प्रति सेकेंड। कार की जो यूनिक स्पीड है उसको अपन मान लेते हैं v मीटर प्रति सेकेंड। कुछ भी मान लो, तो मैंने क्या मान लिया, v, क्योंकि v जो वर्ड लिया है मैंने वेलोसिटी से लिया है, क्योंकि वेलोसिटी मींस क्या होता है, वेग होता है। तो v मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए इसके बाद में एक चीज अपन और मानते हैं, कार द्वारा बिंदु D से या D से B तक पहुंचने का समय ज्ञात करना है। तो कार द्वारा D से B तक पहुंचने में लिया समय, ये भी अपने को नहीं पता, जो ये तो अपने को ज्ञात करना है। इसको मान लेता हूं मैं स्मॉल t सेकेंड, इसको मैं क्या मान लेता हूं, स्मॉल t सेकेंड। और t क्यों माना है आपको अच्छे से पता है कि t4 क्या होता है, टाइम। तो मैंने क्या मान लिया, स्मॉल t। इसके बाद में अपन चर्चा करें
तो यहां पर देखो सी से डी तक दूरी तो तय की है, सी से डी तक 6 सेकंड तक चली है। अब यहाँ पर अमूमन क्या होता है कि सबसे बड़ी गलती होती है पूछने में, हम पूछते हैं जैसे आपसे ही पूछे कि सी से डी तक पहुंचने में सी से डी तक कितनी दूरी होगी, आप जल्दी से तपाव से जवाब देते हो 6 सेकंड। आप ये बताइए दूरी को समय में कब से मापा जाने लगा? दूरी थोड़ी समय में मापी जाती है। यहाँ तो ये 6 सेकंड तो क्या है, सी से डी तक पहुंचने में लिया गया समय है, दूरी थोड़ी नहीं है, दूरी थोड़ी ना है। तो दूरी तो अपने को ज्ञात करनी होगी। तो देखिए कह सकते हैं क्या कि भाई जयपुर से सीकर की दूरी 1 घंटा है, ये थोड़ी होता है। ये जरूर होता है कि भाई 150 किलोमीटर है, 130 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है। ऐसे डिस्टेंस और समय में काफी अंतर होता है। तो उस डिस्टेंस को फिलअप करने में लिया गया समय है 6 सेकेंड। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे कार द्वारा सी से डी तक पहुंचने में तय की गई दूरी, और दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। अपने पास चाल क्या है, चाल अपने पास है v और समय अपने पास क्या है 6 सेकेंड। कितना हो जाएगा 6v मीटर। ध्यान दीजिए यहां पर दूरी है, प्रति सेकंड वगैरह मत लगा देना, क्योंकि वो तो किस में आता है, स्पीड में आता है, चाल में। हम निकाल रहे हैं दूरी, तो 6v मीटर। एक दूरी तो आ गई। चलो डी से बी तक का भी निकाल लेते हैं। आप कहोगे सर डी से बी तक का तो समय नहीं है, लेकिन अननोन समय वो तो है अपने पास, जो हमने माना है कितना स्मॉल टी, वो तो है ना अपने पास। तो अपन वो भी दूरी निकाल लेते हैं। तो फिर लिखते हैं कार द्वारा डी से बी तक पहुंचने में तय की गई दूरी। तो इसके लिए भी सूत्र वही होगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो अब देखिए चाल कितनी है, वही v। अब की बार समय क्या है t, तो अपन इसको गुणा करके लिखते हैं tv मीटर। तो कितने दूरी तय की, tv मीटर। अब देखिए अपने पास दो ट्राइंगल है, दो राइट ट्राइंगल है। अपन पहला ट्राइंगल लेते हैं ABD। तो यहां लिखूंगा मैं इन राइट ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर AB अपॉन DB, AB अपॉन DB। AB लंब हो गया, DB आधार। तो tan इसमें कोण का मान कितना है 60 और AB का मान कितना है, AB का मान कुछ नहीं है तो AB रहने दो। DB का मान अभी निकाला हमने, ये रहा जो D से B तक तय की गई दूरी, वो कौन सी है, DB तो है। जिस प्रकार ये दूरी थी कौन सी, C से D तक की दूरी CD है, वैसे D से B तक की दूरी DB है। तो DB का मान कितना है TB, DB का मान कितना है TB। tan 60 का मान क्या होता है अंडर रूट 3 अपॉन 1 कर सकते हैं, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा AB अपॉन TB। यहां से अपन मान निकालें तो AB को 1 से गुणा करें तो AB बराबर TB को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 TB। इसको दे देंगे अपन समीकरण 1। अब लेते हैं अपन दूसरा ट्राइंगल। तो आप भूल से भी कभी ACD मत ले लेना, इसमें लंब ही नहीं है, ये ध्यान रखा करो। एक बार जो लंब आ गया ना, अगले ट्राइंगल में भी लंब वही रहेगा, लंब अपरिवर्तित रहता है। दूसरे ट्राइंगल में भी यही होगा। तो अब ट्राइंगल लेंगे अपन ABC। तो यहां लिखेंगे अपन समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब वही AB और आधार की बार क्या होगा, आधार अब की बार होगा BC, या मान लो CB, एक ही बात है, चलो CB लिख दो। तो tan थीटा का मान अब की बार कितना है 30 और AB का मान AB रहने दो, और CB का मान अपने पास कितना है CD प्लस DB, CD प्लस DB। पूरी CB को अपन लिखें तो CD प्लस DB होगी। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB अपॉन CD का मान अपन निकाल चुके हैं, ये रहा कितना है 6V प्लस DB का मान कितना है, DB का मान ये रहा TB। अब अपन देखें तो वज्र गुणा करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 AB और बराबर 6V प्लस
टीवी। यहां से अपन ए बी का मान निकालें तो ए बी बराबर 6v प्लस टीवी अपॉन √3 गुणा में कहा जाएगा भाग में। इसको दे देंगे अपन समीकरण 2। तो इस प्रकार समीकरण 1 व 2 अपने को प्राप्त हुए और दोनों ही समीकरणों में किसका मान है, ए बी का मान है। अब देखिए आगे अपन इसको हल करते हैं। आगे इसमें देखें तो समीकरण 1 में ए बी का मान √3 टीवी, समीकरण 2 में भी ए बी का मान, दोनों को बराबर कर दो। तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, एक में तो है ए बी का मान √3 टीवी और समीकरण 2 में है ए बी का मान 6v प्लस टीवी अपॉन √3। अब इनको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इनको वज्र गुणा करें तो क्या होगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 और साथ में टीवी है ही, इक्वल 6v प्लस टीवी को 1 से गुणा करेंगे तो 6v प्लस टीवी। अब देखिए जो टीवी के टर्म है उनको एक साइड कर लेते हैं, तो 3tv और ये क्या भाई, इसके पहले 3 है तो इसके पहले कुछ नहीं यानी 1 मान लो, तो ये रहेगा तो माइनस का 1tv इक्वल 6v। 3tv माइनस 1tv कितना हो जाएगा, 2tv इक्वल 6v। अब देखो फाइनली अपने को क्या क्या करना था, डी से बी तक यानी मीनार के नीचे से गुजरने में कार द्वारा लिया गया समय, और इस समय को हमने क्या माना था, स्मॉल टी सेकेंड। तो देखिए यहाँ स्मॉल टी आ रहा है तो स्मॉल टी का मान अपने को निकालना है, तो t इक्वल 6v, तो ऐसे कैसे। अब देखिए t के गुणा में कौन है, 2 और v, ये गुणा में है, इधर आएंगे तो भाग में, तो 2v और v भी दोनों ही कहा जाएंगे भाग में। अब देखें तो v से v कट गया और ये 2 दिए 6, 2 1 2, तो t बराबर 1 का भाग 3 में देंगे तो 3, तो t बराबर क्या आ गया, 3 सेकेंड। अतः 3 सेकेंड में 3 सेकेंड बाद या पश्चात, अतः 3 सेकेंड पश्चात कार मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। यह अपना क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 25। चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर अपन चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में, मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है और उन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर के जो उन्नयन कोण है वो क्या है, कप्लीमेंट्री एंगल्स है, पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो देखिए प्रश्न इस तरह से है, ये मान लीजिए ए बी एक मीनार है और मीनार के आधार से, ये लो मीनार के आधार से हमने एक बिंदु लिया C और मीनार के आधार से एक दूसरा बिंदु लिया D। तो अब अगर हम देखें इनको तो मीनार के शिखर से पहले बिंदु का एंगल ऑफ एलिवेशन और मीनार के शीर्ष से दूसरे बिंदु का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए पहले तो इनकी डिस्टेंस की बात करते हैं। मीनार के आधार से एक बिंदु तो है 4 मीटर की दूरी पर, तो यहां पर मीनार के आधार से देखें तो नजदीक कौन सा है भाई, ये मीनार बी का आधार क्या है, मीनार का बी, और इसके एक तो है बिंदु सी इससे दूरी पर और इसी से दूरी पर एक बिंदु है डी, तो कम डिस्टेंस पर कौन सा है सी, और दूरी अपने पास है 4 और 9। तो ये जाहिर सी बात है मीनार के आधार से ये दूरी कितनी होगी 4 मीटर, लेकिन मीनार के आधार से अपन ये दूरी देखें तो ये टोटल कितनी है 9 मीटर। ऐसा एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर भी मैं बता दूं आपको, ये दूरी कभी भी 9 मत लिख देना क्योंकि डिस्टेंस इतने दूसरे बिंदु से नहीं दी है, मतलब जो दूसरे बिंदु की डिस्टेंस है वो पहले जो बिंदु है उससे डिस्टेंस नहीं दी है। डिस्टेंस चाहे पहला बिंदु हो चाहे दूसरा बिंदु हो, दोनों ही बिंदुओं की जो डिस्टेंस है वो आपको मीनार के आधार से लेनी है। पहले बिंदु की डिस्टेंस है वो भी मीनार के आधार से है, दूसरे बिंदु की डिस्टेंस है वो भी मीनार के आधार से है।
तो ये न समझे कि जो दूसरा बिंदु है उसकी डिस्टेंस पहले बिंदु से लेकर अपनी यहाँ पर 9 लिख दे। 9 यहाँ पर ये टोटल होगी 9 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस होगी। अब देखिए बात है कि इन दोनों बिंदुओं से मीनार की शिखर का जो उन्नयन कोण है वो क्या है, पूरक कोण है। तो इसको मान लेते हैं अपन थीटा और इसको मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोणों में यही होता है कि दो कोणों का योग 90 हो। अगर अपने पास ज्ञात वैल्यू होती, जैसा कि अपने एक पिछले प्रश्न में दिया हुआ था कि एक एंगल यदि 60 का था और एक एंगल 30 का था तो 60 और 30 90 होते हैं, लेकिन यहाँ अपने को एक भी एंगल दिया हुआ नहीं है। अगर एक भी एंगल दे देता, जैसे मान लीजिए 40 दे दिया तो दूसरा 50 हो जाता, 30 दे देता दूसरा 60 हो जाता, लेकिन यहाँ पर एक भी एंगल दिया हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अपन एक एंगल को थीटा मानेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा और 90 माइनस थीटा का जब आप ऐड करोगे, इसको ऐड करने पर दोनों का टोटल कितना आता है, 90। तो देखिए अपने को सिद्ध करना है कि जो मीनार की हाइट है, जिसको अपन मान लेते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, इसको क्या मान लेते हैं h। और अपने को सिद्ध क्या करना है, अपने को सिद्ध यही करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है यानी कि h वो क्या है, 6 मीटर है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन राइट ट्राइंगल लेते हैं, क्योंकि लंब इसमें ए भी है, क्योंकि मीनार की जो कि मीनार बना रही है, तो इसमें सबसे पहले लेते हैं अपन ए बी सी। तो यहां पे लिखूंगा मैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। टेन थीटा की जगह पर नहीं कोई 60 30 वैसे तो वैल्यू है नहीं, तो थीटा की जगह है 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह मैं लिखूंगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कोण का मान है, लेकिन कितने पदों में है, दो पदों में है, माइनस का चिन्ह है, प्लस माइनस के माध्यम से पता चलता है पदों का विभाजन, तो दो पदों में है, दो पदों में है तो किसमें आ जाएगा, ब्रैकेट में। ए बी का मान कितना है h और बी सी का मान कितना है 4। अगर अपन पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में अपन जाए, जो रेशियो ऑफ कप्लीमेंट्री एंगल्स है उसमें पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में जाए तो टेन 90 माइनस थीटा ये क्या बन जाएगा, कॉट थीटा। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोट थीटा इक्वल h अपॉन 4। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन लेते हैं दूसरा राइट ट्राइंगल, तो समकोण त्रिभुज जो दूसरा है वो कौन सा होगा, लंब, एक बार तो वही लंब हो जाएगा ए बी डी, तो ये हो जाएगा ए बी डी में, इसमें क्या होगा, वो टेन थीटा इक्वल लंब ए बी, आधार इसमें क्या होगा डी बी। तो टेन थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है, थीटा ही है, थीटा की वैल्यू थीटा ही है, तो थीटा की जगह थीटा ही आ जाएगा, इक्वल ए बी का मान क्या है h और db, टोटल db कितना है, ये देखो नीचे शो कर रखा 9। इसको दे देंगे इक्वेशन 2। आज तक हमने इक्वेशन को ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, यानी कि जोड़ा है, घटाया है। आज अपन समीकरणों को गुणा करेंगे, तो यहां लिखूंगा मैं समीकरण 1 इंटू समीकरण 2 से। जिस प्रकार जोड़ते हैं घटाते हैं वैसे ही गुणा करेंगे, यानी कि समीकरण 1 की एलएचएस को समीकरण 2 की एलएचएस से गुणा करेंगे और समीकरण 1 की आरएचएस को समीकरण 2 की आरएचएस से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 की एलएचएस क्या है, cot थीटा, इनटू समीकरण 2 की एलएचएस क्या है, tan थीटा, इक्वल समीकरण 1 की आरएचएस क्या है, h अपॉन 4, इनटू समीकरण 2 की आरएचएस क्या है, h अपॉन 9। अब देखिए cot थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा। cot को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan, क्योंकि व्युत्क्रम संबंध होता है cot इक्वल 1 अपॉन tan इनटू क्या हो जाएगा ये tan थीटा। पहले से इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको भी चेंज कर दिया, इसको भी चेंज कर दिया तो फिर ये tan में हो गया, ये cot में हो गया, तो cot tan तो पहले से ही था अपने को 18 इनको सेम करके, तो ये गुणा में tan को 1 से गुणा करेंगे tan थीटा, और ये बाद में तो ये कैंसिल, और यहाँ पर h को h से गुणा करोगे h स्क्वायर, और 4 को 9 से करोगे तो 36, तो ये 1 टाइम कट गया 1, तो 1 से 1 तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा यहाँ पर। अब देखिए आगे,
अपने पास यहाँ LHS में क्या बच गया 1/1 इक्वल h²/36 वज्र गुणा करें तिरछा गुणा h² को 1 से किया h², 36 को 1 से किया 36, h इक्वल स्क्वायर रिमूव करेंगे तो बराबर के दूसरी साइड वाली संख्या की क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो h इक्वल कितना हो जाएगा 6 मीटर। यही अपने को प्रूव करना था। अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर, और यहां पर आंसर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे HP मीन्स हैंस फ्लोड इति सिद्धम। यही अपने को सिद्ध करना था। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की, जो कि इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखें तो एक सड़क है, उस सड़क के एक ओर तो है एक मीनार और दूसरी ओर है एक मकान। सड़क के एक ओर एक मीनार है और दूसरी ओर एक मकान है। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री हो और मकान की जो ऊंचाई है वो कितनी हो 12 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। √3 को आपको यहाँ पर 1.732 का यूज करना है। तो देखिए ये मान लीजिए ये एक सड़क है, सड़क के एक ओर तो है एक मीनार और सड़क के एक ओर है एक मकान। तो मान लीजिए AB तो एक मीनार है और CD एक मकान है, और दोनों के नीचे ये क्या है भूमि स्तर है, यानी धरती है, जमीन है। तो देखिए क्या कह रहा है ये सड़क BD सड़क हो गई या भूमि हो गई, सड़क मान लो, सड़क भी भूमि भी होती है। एक ओर तो है एक मीनार और दूसरी ओर है एक मकान। तो प्रश्न क्या है, कंडीशन ये है कि मीनार की शिखर से मकान के शिखर और आधार का अवनमन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो ध्यान दीजिए मीनार का पॉइंट एक ही है, मीनार का शिखर, वहां से दो एंगल क्रिएट होंगे, किसके लिए मकान के लिए। मीनार के शिखर से ही मकान की छत का होगा और मीनार के शिखर से ही मकान के आधार का, मकान के पास बिंदु का अवनमन कोण होगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मीनार के शिखर से मकान के शिखर, ये मीनार का शिखर, ये मकान का शिखर, लेकिन आधार BD के इक्वल यहां अपने को कोण बनाने के लिए 37 धरातल देना पड़ेगा। तो ये हमने दे दिया, ये लो। तो यहां पर ये कोण दिया हुआ है क्रमशः 45 और 60, तो ये तो कितना हो गया 45, ये तो हो गया 45। थोड़ा सा इसको सही बना देते हैं। तो ये एंगल हो गया 45। अवनमन कोण है तो ये कर्ण की ओर अपन इसको शो कर देंगे, क्योंकि हल में तो इसका कोई योगदान है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 45। अब देखो मकान की छत से, सॉरी मीनार की छत से मकान की छत का एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण हो गया 45। अब मकान की छत से ही, सॉरी मीनार की छत से ही मकान के आधार का, दोबारा सुनिए, मीनार की छत से मकान की छत का हो गया। अब वापस मीनार की छत से ही मकान के आधार का अवनमन कोण, तो इसको मकान के आधार को फिर से अपन मीनार की छत से ज्वाइन कर देंगे। अब एंगल कितना है 60 डिग्री, और डिप्रेशन के लिए इस प्रकार से इसको टच कर देंगे, एंगल बना देंगे, ये 60 डिग्री। फिर ये कह रहा है यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर हो, तो मकान CD है, इसकी ऊंचाई कितनी हो 12 मीटर। तो ये कह रहा है इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की परिभाषा से जैसे अपन इसको M नाम दे दें, तो ये MB और CD तो बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो BD की इक्वल क्या है AC, या सॉरी MC इक्वल तो क्या हो जाएगा AC, जो हमने इसके इक्वल ड्रॉ किया है।
फिर एम बी इक्वल सी डी, तो एम बी इक्वल सी डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर 12 मीटर आयत की परिभाषा से। अब देखिए ये और ये क्या हो गए इक्वल। अब अपन देखें तो सबसे पहले अपन ये करते हैं कि ये तो हो गया इसके बराबर 12 और इसको मान लेते हैं अपन h, इसको क्या मान लेते हैं h, माना कि am बराबर h मीटर। अब अपन करते हैं सबसे पहले लेते हैं राइट ट्रायंगल AMC, तो समकोण त्रिभुज AMC में tan थीटा बराबर लंब AM आधार MC, tan थीटा का मान 45, AM का मान क्या है h और MC का मान किसके इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल थी BD, ये किसके इक्वल थी BD के इक्वल, तो ये हो जाएगा BD। अब देखिए इसको अपने आगे हल करें तो tan 45 का मान 1/1 कर सकते हैं h अपॉन BD, BD को 1 से गुणा करें तो BD बराबर h और इसको समीकरण 1 देके छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट जो यहां पर हमने देखो MC की इक्वल क्या माना था, ये BD की इक्वल तो खींची थी या गलती से ऐसे लिख दिया तो इसको देख लेना ये BD होगा। अब देखिए अन्य समकोण त्रिभुज लें तो दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसमें लंब AB आधार BD, तो tan थीटा का मान कितना है इसमें बड़े वाले में थीटा का मान है 60 इक्वल AB का मान हो जाएगा AM प्लस MB अपॉन BD, तो BD रहने दो, tan 60 का मान √3, AM का मान h, MB का मान 12 अपॉन BD, वजन गुणा करें तो √3BD इक्वल h प्लस 12, यहां से BD का वैल्यू निकालें तो h प्लस 12 अपॉन √3BD के गुणा में √3 है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से क्या होगा, इसमें BD का वैल्यू h और इसमें BD का वैल्यू h प्लस 12 अपॉन √3 अपॉन 1 कर दें, वजन गुणा करें √3 को h से मल्टीप्लाई करें तो √3h इक्वल h प्लस 12 को 1 से करें तो h प्लस 12, तो √3h, h इधर आएगा तो माइनस h इक्वल 12। अब यहां पर h क्या ले लें कॉमन, क्योंकि ये रूट का टर्म है √3h और ये सिंपल है तो रूट वाले में से सिंपल माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ h कॉमन ले लें, h से h कैंसिल क्या बचेगा √3 माइनस h से h कैंसिल ये 1 इक्वल 12, यहां से h इक्वल क्या हो जाएगा 12 और ये √3 माइनस 1 इसके मल्टीप्लाई में है तो कहां आ जाएगा डिवाइड में। अब इसके डिनोमिनेटर का क्या करते हैं अपन रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी कि हर का परिमेयकरण कर दें, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, विपरीत चिन्हार्थी से ऊपर नीचे इसको गुणा कर देंगे। तो देखिए अब h इक्वल क्या हो जाएगा 12 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, कई बार बता चुका हूं पहले भी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, h इक्वल 12 √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, h इक्वल 12 √3 का वैल्यू रखे अपन 1.732 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, h इक्वल 12 या इंटू में ब्रैकेट के और 2 डिवाइड में तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 इसमें ऐड करेंगे तो पूर्णांक 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2.732। अगर इस पर इसको
तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट को उठाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटू 2.732, तो h इक्वल इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 2 जा 12 है, 2 कैरी 1, 6 3 जा 18, 1 19 कैरी 1, 6 7 जा 42 और 1 43, तो 3 कैरी 4, 6 2 जा 12 है, 12 और 4 16, तो यहां पर 3 डिजिट राइट साइड से लीव करते हुए अपन यहां क्या कर देंगे, डेसिमल एडजस्ट कर देंगे, 16.392 एच की वैल्यू आ गई। फाइनली अपने को क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई, तो यहां लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। मीनार की जो टोटल ऊंचाई है, मीनार की टोटल ऊंचाई है ए बी, तो मीनार की टोटल ऊंचाई ए बी क्या हो जाएगी, ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी। ए एम का मान कितना होगा h और एम बी का मान कितना है 12 है, h का मान अभी निकाला है 16.392 प्लस 12 है, तो फाइनली क्या हो जाएगा 16 पूर्णांक में, तो 16 प्लस 12 है कितना हो जाएगा 28.392 मीटर, यानी 28.392 मीटर क्या हो जाएगा मीनार की टोटल हाइट। तो मीनार की कुल ऊंचाई हो जाएगी 28.329 मीटर आंसर। तो इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम सन, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों में एक 15 मीटर लंबे खंबे की छाया में अंतर बताइए कि छाया की लंबाई में अंतर क्या होगा। तो देखिए एक सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 से 60 में परिवर्तित हुआ है, और उसी दौरान एक जो स्तंभ है जिसकी ऊंचाई है 15 मीटर, उस स्तंभ की ऊंचाई से जो छाया बनी है 30 डिग्री एंगल के लिए और 60 डिग्री एंगल के लिए, दोनों की छाया की लंबाई में अंतर क्या होगा। तो देखिए ये ए बी एक स्तंभ है, और इस स्तंभ से अपन देखें तो दो बिंदु हैं, एक मान लीजिए ये सी और एक मान लीजिए ये डी। अपन देखें तो ए से सी तक और ए से डी तक ये दो स्थिति है, तो दोनों स्थितियों में अपन देखें तो 30 से 60 में, तो ये एंगल तो कितना हो जाएगा 30, बड़े ट्रायंगल में छोटा एंगल और छोटे ट्रायंगल में बड़ा एंगल, ये कितना हो जाएगा 60, और जो लेंथ ऑफ पोल है स्तंभ की ऊंचाई वो कितनी है 15 मीटर। आपको बताना है कि दोनों स्थितियों में जब एंगल 30 है तब और एंगल 60 है तब इसकी छाया की लंबाई में जो डिफरेंस है वो कितना है। तो ए बी 60 डिग्री की बात करें तो डी तक है, एक उसके लिए जो लेंथ ऑफ शेडो है छाया वो है बी डी, और जब पॉइंट सी है एंगल 30 डिग्री है तब लेंथ ऑफ शेडो है छाया की लंबाई है बी सी। तो अपने को दोनों ही ये निकालनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर ए बी अपॉन बी डी, तो टेन थीटा की वैल्यू 16, ए बी की वैल्यू कितनी है 15 और बी डी की वैल्यू नहीं बता, तो टेन 60 का मान √3 अपॉन 1, 15 अपॉन बी डी, वज्र गुणा करें तो क्या हो जाएगा √3 बी डी इक्वल क्या हो जाएगा 15, यहां से बी डी का वैल्यू निकालें तो बी डी इक्वल 15 अपॉन √3, यह आ गया अपने पास बी डी का वैल्यू। इसको दे दिया अपन इक्वेशन फर्स्ट। बात करें अपन अगले यानी कि नेक्स्ट राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज एबीडी ले लिया, लेंगे ए बी सी, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा
टेन थीटा बराबर लंब तो वही है बी और आधार क्या हो जाएगा BC और टेन थीटा कितना हो जाएगा 30 और AB का मान 15 और BC को एक बार अपन लिखेंगे BD प्लस DC तो टेन 30 का मान 1/√3 इक्वल 15 अपॉन BD तो BD की वैल्यू अपने पास नहीं है तो यहाँ पे लिख दो BD प्लस DC ऐसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो DC का वैल्यू नहीं है अपने पास तो BD प्लस DC इक्वल 15√3 इसको दे दे अपन इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 1 से 2 में BD का मान रखने पर समीकरण 1 से 2 में BD का मान रखने पर तो 15/√3 प्लस DC इक्वल 15√3 तो क्या हो जाएगा DC इक्वल 15√3 और ये प्लस का 15/√3 हो जाएगा तो माइनस का 15/√3 अपॉन 1 कर सकते हैं तो DC इक्वल ये √3 तो 1/√3 तो 3 और √3 तो √3 को √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 into 3 और ये वन टाइम कितना हो जाएगा 15 तो DC इक्वल कितना हो जाएगा 45 माइनस 15/√3 तो DC इक्वल कितना हो जाएगा यहां बचेगा 30/√3 अब देखिए अपने तो DC अपने पास आ गया 30/√3 इसका अपन क्या कर दें परिमीकरण तो कितना हो जाएगा DC इक्वल 30√3 अपॉन √3 को √3 से करेंगे तो 3 10 जा 30 DC इक्वल कितना हो जाएगा 10√3 तो DC इक्वल 10√3 यानी 10 into 1.732 और इसको अपन देखें तो कितना आ जाएगा 17.32 मीटर ये आ जाएगा तो DC क्या आ जाएगी दोनों स्थितियों में छाया में अंतर अतः छाया की लंबाई में अंतर बराबर 17.32 मीटर आंसर तो ये अपना इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे और अपने कल भी बताया था अभी जो आप वीडियो देख रहे हो इसके राइट साइड में जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए बेल आइकन को प्रेस करते समय उसमें 3 ऑप्शन आते हैं जिसमें ऊपर वाला ऑल ALL ऑल यानी सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिले तो उसको प्रेस करना है और लाइक एंड शेयर भी करना है थैंक यू Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.